आज 26 जून 1975 के आपातकाल को 46 साल हो गए। ये एक भारत के व्यवस्था के लिए काला दिवस था। उसमें जो दमन किया गया उसमें मैं खुद भी शामिल था। मेरे को भी राजस्थान सरकार ने 1 महीना सीकर जेल, 6 महीने अलवर जेल और 12 महीने जयपुर जेल में रखा। 19 महीने जेल में रहा। मैं भी एक आपातकाल का प्रताड़ित व्यक्ति हूँ और संयोग से 46 साल बाद आपके बीच में हूँ। लेकिन उस समय में SFI का राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी था, केंद्रीय कमेटी का मेंबर था और मेरे साथ जो राज्य कमेटी के लोग थे, विद्यार्थी मोर्चे का सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित हुए हैं जे इमरजेंसी में, जो जेलों में रहे, उनमें SFI राजस्थान में पहले नंबर पर थी। मेरे को बड़ा अफसोस है कि कभी भी SFI या अन्य कोई भी वामपंथी संगठन उन लोगों को बहुत कम याद करते हैं जिन्होंने संगठन को बनाने में, जनता को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाई। इन्होंने पहली बार याद किया, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और मैं उन साथियों की सूची आपके देना चाहता हूँ कि कुल राज्य कमेटी के हम 16 सदस्य इंदिरा गांधी के आपातकाल के शिकार रहे। जो SFI स्टेट कमेटी के लोग थे, जिनमें आज कितने जीवित हैं और कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये हिसाब संगठन तो नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हम गुजरे हैं उस दौर से, इसलिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। गंगानगर से 3 साथी थे, कृष्ण स्वामी जो इस दुनिया में नहीं है, दर्शन कोढ़ा जिनको ट्रेड यूनियन का काम करते हुए मिल मालिकों के गुंडों ने मार दिया, लीलाधर जो जीवित है। चूरू से 3 साथी थे, रमेश पोठलिया, उमराव सिंह, नेतराम, आज वो हमारे बीच में नहीं है। सीकर से हम 2 साथी थे, मैं गणेश बेरवाल, किशन डाका दुर्घटना का शिकार हो गया। जयपुर से 2 साथी थे, राम सिंह मनोहर जो वकील हैं और ओम सैनी जो एक टीवी के अच्छे एंकर भी हैं, दोनों भी मौजूद हैं। अलवर से रामजी लाल गुप्ता जो नहीं है। डूंगरपुर से नारायणलाल मनाथ जो इस दुनिया में नहीं है। उदयपुर से बंसीलाल सिंघवी का देहांत हो चुका। कोटा से हुक्मचंद जो एक लंबे समय तक उस समय SFI राजस्थान के अध्यक्ष थे, वो नहीं है। फरीदुल्ला खान अभी हमारे बीच में है। और राजस्थान के आपातकाल में जो 3rd कॉन्फ्रेंस में चुने गए थे अध्यक्ष, हरिराम चौधरी बीकानेर, वो भी दुर्घटना के शिकार हो गए। कुल 16 SFI स्टेट कमेटी के लोग आपातकाल में इंदिरा गांधी और संजय गांधी की यात्राओं के शिकार रहे और अलग अलग जेलों में ट्रांसफ़र भी करते रहे और ऐसी बीमारियों से भी ग्रसित हो गए जो अब जाकर के सीनियर सिटीजन जो बच्चे हैं, वो भी कोई BP का पेशेंट है, कोई किसी चीज़ का पेशेंट है, हो गए। कुल 16 लोग थे, 16 में से 11 साथियों का देहांत हो गया, जिनको मैं नमन करना चाहता हूँ। 5 साथी हमारे बीच में जिंदे हैं। जहाँ तक घोषित इमरजेंसी की बात है,
भारत के अंदर जो कुछ मीडिया में, जो कुछ किताबों में, जो कुछ पाठ्यक्रम में दिखाया गया वो अलग था। हमें एक जो सपना जनतंत्र का, समाजवाद का दिखाया गया वो अलग था। और 1947 में अंग्रेज़ों से ब्रिटिश हुकूमत के मध्य हमारी जो समझौता हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका ब्रिटिश पूंजी की थी, वो एक पूंजीवाद का विकास का रास्ता था। पूंजीवादी संकट में, पूंजीवादी पार्टी जब संकट में होती है और सत्ता से जब उसको बाहर कर दिया जाता है तो वो सत्ता आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। यही हालत इंदिरा गांधी के साथ थी। इंदिरा गांधी व्यवस्था की न्यायपालिका ने उसे दोषी करार दिया, लेकिन वो सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक तानाशाही इस मुल्क में ली। और जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान में सब कुछ है, लेकिन उस संविधान में कुछ भी नहीं है। वो एक दादी का मटका है जिसमें आप बहुत चीज़ें हैं। और उसी का सहारा लेकर उसने भारत में आपातकाल लगाया और 19 महीने तक अत्याचार हुए। और हमारी स्थिति ये थी कि उस समय आपातकाल में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है राष्ट्रपति की तरफ से, जिसमें यह था कि हमें यदि जेलों में गोली भी मार दी जाती तो हमारे घर वाले लाश लेने का दावा नहीं कर सकते थे कि लाश हमें दी जाए। तो ये एक बढ़ते हुए पूंजीवाद को जहाँ संकट आता है, हम यदि उस दौर का विश्लेषण करें आर्थिक, तो जब रुपए की अवमूल्यन होता है और ये स्थिति है कि जब उसको भ्रष्ट समझा जाता है व्यवस्था को, तो ये सारे संकटों के दौरान में फांसी, इमरजेंसी का मायना है एक फांसीवाद आ जाता है। ये स्थिति 1975 में रही। 1975 के बाद जब स्वतंत्र के चुनाव हुए, उसके बाद इस मुल्क के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था ने बिखराव पैदा कर दिया राजनीति में, क्योंकि भारत में राजनीतिक पार्टियों का कोई गठन हुआ ही नहीं था। ये सिर्फ चुनावी पार्टियां हैं, चाहे उसका टाइटल कुछ भी हो सकता है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो सकता है। और रीजनल पार्टी, जिनको क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं, आज भारत कई जगह डिवाइड है। दक्षिण भारत में करीब करीब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पूर्व इंडिया की यही स्थिति है, बीच का एक हिंदी बेल्ट बचा है। तो ये इनके उभार शुरू हुए, लेकिन पूंजीवाद अपने आगे चलता रहा। उस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि 1947 के बाद जहां हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नए शोध और नई तकनीकी जो दुनिया से लेनी चाहिए थी, जिससे कि कंज्यूमर गुड्स हम खुद बना सकें, हम उस रास्ते नहीं जाकर हमने बड़े बड़े माल दुनिया से खरीदे और ख़रीदते हम एक दुनिया के लिए बाज़ार हो गए। यही अमेरिकन साम्राज्यवाद की नीति रही कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट रहे, उसमें जहाँ भी अड़चन आए वहाँ आगे बढ़ते जाए। उसके बाद उन्होंने जो आगे बढ़ाया ताकतों को, जो अस्थिरता के दौर के अंदर वो बढ़ाया सांप्रदायिक ताकतों को, और सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़ते बढ़ते आज सांप्रदायिक ताकतें इस मुल्क की हुकूमत पर कर रही है। इस देश की हुकूमत उसके कब्ज़े में है। इस देश को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका इस देश की नौकरशाही है। जो नौकरशाही अंग्रेज़ों ने बनाई थी, जो अंग्रेज़ों के लिए वफादार थी, वही नौकरशाही, वही तौर तरीका आज कायम है। और इस नौकरशाही को अपने स्वार्थ के आगे कोई राष्ट्रीयता की भावना कहीं पैदा नहीं होती। पहली बार इस मुल्क के अंदर इस व्यवस्था को बचाने के लिए किसान आगे आए हैं। किसानों ने इस बात को समझा है। इसके अंदर भी ये है कि खेती बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ। डेमोक्रेसी नाम की अलग से वैसे कोई सिस्टम होता नहीं। यदि हम यूरोपियन पद्धति की बात करें तो डेमोक्रेसी जब रहती इस मुल्क के अंदर, जब इस देश में व्यक्तिगत पूंजी की सुरक्षा की जगह मौलिक अधिकारों में ये शामिल होता कि हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, नौकरी देना, आवास देना, ये एक मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार होता तो आज दुनिया में हमारा अच्छा इंटेलेक्चुअल नौजवान दुनिया में बाहर नहीं जाता। हम यदि नई तकनीकी लेते तो हम आगे थे। और आने वाले समय में पूंजीवादी व्यवस्था ये चाहती है कि हमें 100 से क्यों माथापच्ची करें। आज के दिन पार्लियामेंट एक रंगमंच की तरह हो गया है कि पार्लियामेंट का ड्रामा आप देख लीजिए। पार्लियामेंट के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक पीएमओ हाउस बचा है
वो पूंजीवाद के लिए सुविधाजनक है कि 100 से बात करने के बनिस्बत एक से ही बात कर ली जाए। ये हो रहा है। अभी आगे और ख़तरनाक दौर हमारा आने वाला है, क्योंकि पूंजीवाद, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है। भारत एक मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मौसम से खुशहाली है, विभिन्नता है। उसका एक्सप्लॉयटेशंस करने के लिए हमारे पास आज तकनीकी नहीं है। वो तकनीकी दुनिया के पास जो तकनीकी है, उस तकनीकी का ये है कि आज हमें रोडेशिया और सोमालिया जैसे बनाने की तरफ धकेला जा रहा है। और ये आज जो फांसीवाद, आज जो लड़ाइयाँ हैं, आज जो चुनाव है, ये सब भावनात्मक है। और जो इस चुनावी पार्टी में 5 वर्ष के बाद एक बार ये चाहते हैं कि कैसे भी गुमराह करके वापस सत्ता में आ जाए। और आज का जो मीडिया या इसको कुछ भी कहें, इसमें कहीं भी राष्ट्रीयता की कोई झलक हमें नहीं मिलती। सिर्फ अपना खुद के पैसे के आधार पे पूंजी आज जितना हावी होना चाहिए मानव के ऊपर, उतना हावी है। हमारा आज नौजवान जितना बेरोज़गार है, हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूरी बात कोई नहीं उठाता। और नहीं उठाने का नतीजा ये है कि इस भावनात्मक लड़ाई में जो काफ़ी लोग पिछड़ जाते हैं और सांप्रदायिक लोग आगे आ जाते हैं। ऐसी सूरत में किसानों ने जो एक मोर्चा आज दिल्ली के सामने लगाया है, खेती बचाओ। खेती बचाने का जहाँ तक सवाल आता है, खेती कैसे बचे? पहली बात यह कि 1947 के बाद के अंदर हमने सामंतवाद के साथ समझौता ही नहीं किया। सामंतवाद को सत्ता के अंदर भागीदारी दी, राजा महाराजाओं को हमने भागीदारी दी। किसानों के खून पसीने से राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी खड़ी हुई थी। चाहिए था कि राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी को हम जब्त करते, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते, उस राजाशाही को हम डिस्टोर करते, क्योंकि सामंतशाही हमारे कल्चर में भी है, सामंतशाही हमारे सोशल स्ट्रक्चर में भी है। जब तक हम उसका आर्थिक आधार नहीं तोड़ते, जब तक सामंतशाही समाप्त नहीं होती। यहाँ 1947 में जब संविधान सभा थे जिसमें राजाओं के भी प्रतिनिधि थे और सामंतशाही जब उसमें शामिल थी, तो सामंतशाही सुरक्षित है। सामंतशाही सुरक्षित है तो ज़मीन का जो है वो प्रॉपर जोतने वाले को राइट नहीं मिला। आज जोधपुर महाराजा के पास 58,000 बीघा ज़मीन है, जयपुर महाराजा के पास इतनी ज़मीन है, बीकानेर महाराजा के पास इतनी ज़मीन है। कहाँ से लाई थे? सारे सामंत और सारे राजा लुटेरे थे। यदि हमें जनतंत्र कायम करना था तो हमें इनकी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए थी और प्रॉपर्टी ले करके जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी। जो ज़मीन जोतता है उसको ज़मीन का हक मिलना चाहिए था। कुछ चंद जगह ये हक मिला जहाँ आंदोलन खड़ा हुआ है, बाकी हक नहीं मिला। फिर भी जब बेरोज़गारी बढ़ी और जो कास्ट में जो लोग लगे हुए थे उनकी ज़मीन पैतृक तौर पर बढ़ती गई। आज जोत बहुत ज़्यादातर लोगों के पास बहुत छोटी हो गई। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे बीजेपी की हुकूमत हो, चाहे संयुक्त सरकार हो, चाहे उसको समर्थन बीजेपी करती हो, चाहे उसको समर्थन वामपंथी करते हो, उन्होंने किसान की वास्तविक हालत के बारे में उन्होंने सर्वे ही नहीं किया। जो प्राइमरी काम है जो 93 साल में इनको करना चाहिए था, आज जो कर रखा है लघु काश्तकार, मध्यम काश्तकार। आज जैसलमेर के 5 एकड़ ज़मीन और केरल की 5 एकड़ के ज़मीन को उन्होंने छोटा लघु काश्तकार मान लिया, मिडिल कास्ट मान लिया। तो पैदावार से देखना चाहिए था, इनकम से देखना चाहिए था। काश्तकार जब ही बचेगा जब काश्तकार के खिलाफ जो कानून बने हैं, जो काश्तकार के खिलाफ लूट के जो कानून बने हैं कि गोदामों में सामान रख के, अनाज रख करके उसी का हम 4 गुना पैसा कमाएं, और उसकी वाजिब जब तक उसको लागत नहीं, प्रॉफिट मूल्य उसका उसमें उसकी निकाल करके हम यदि उसको नहीं देते, जब तक सारा बेईमानी है। और इस बेईमानी के लिए इस देश का आने वाले समय में संघर्षों का दौर शुरू होगा और संघर्ष ही एकमात्र इसका रास्ता है। इससे ही खेती बच सकती है, इससे ही इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी बच सकती है। संघर्ष से ही इस देश के अंदर बेरोज़गार
नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। अन्यथा तो आज के दिन मल्टी हाउस जो खड़े किए हैं ये आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए देश को एक संघर्ष के रास्ते के ऊपर संघ जाएगा। उस रास्ते के, उस संघर्ष के अंदर हम सब लोग भागीदार बने और जब जा कर के ये देश एक देश बन पाएगा, नहीं तो ये देश नहीं बन पाएगा। इसलिए इस काले दिवस को हम याद करते हुए कि इस मुल्क में दोबारा इस तरह का दोबारा नहीं आए, सत्ता इतनी मनमानी नहीं करे कि वो जब चाहे जिसको बंद कर दे, चाहे जिसको गोली मरवा दे। ये ना हो, ये सत्ता अपराधियों से छीन करके आम जनता को दी जाए। केवल ये चुनावी पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टियों के रूप में जिन्होंने जो घोषणाएं पत्र हैं, जो संविधान है, उन संविधानों को पुनः देखें। संविधान लिखित में सब कुछ है, उनको ये लागू करें। ये सब होगा जब ही ये देश आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गणेश बेरवाल आर्कोलॉजिस्ट आज की बात को समाप्त करता हूँ। संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। कति देर को